वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। प्रोग्राम में आज हम सबसे पहले बात करेंगे जो सियासी सूरत हाल रही है पाकिस्तान में कुछ दिनों से, और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, नई हुकूमत आई। तो अब आज की जो अहम डेवलपमेंट इस हवाले से ये है कि जो फ़ौज है उसकी तरफ से एक बाज़ाब्ता, एक हम कह सकते हैं कि फॉर्मल रिएक्शन आया है इन सब वाक़यात के ऊपर। DGISPR ने अब से कुछ देर पहले एक तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बहुत से सवालात उनसे पूछे गए, उन्होंने मोर और लेस हर सवाल का जवाब दिया। बहुत सी उन्होंने बातें की, दो तीन जो अहम बातें थी जिन पे ऑब्वियसली बहुत सा डिस्कशन हो रहा है, बहस हो रही है। सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि फ़ौज का कोई सियासी किरदार नहीं है, और जो फ़ौज है एज एन इंस्टीट्यूशन वो सिर्फ अपना आइनी किरदार जो है वो अदा करती है। साथ में उन्होंने ज़िक्र किया 9 अप्रैल की रात का। बहुत बात हो रही थी, क़यासराई हो रही थी कि जिस रात वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हुई साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, तो उस रात आर्मी चीफ और DGISI की मुलाकात हुई थी इमरान खान साहब से। उसको भी डिनाई किया उन्होंने, और उन्होंने कहा कि उस शाम को ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई थी मिलिट्री लीडरशिप और साबिक़ वज़ीर आज़म के दरमियान। पाक फ़ौज के जो ये तर्जुमान हैं, उन्होंने ये भी कहा कि इससे पहले राब्ता हुआ था जब तब के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जनरल बाजवा से राब्ता किया और कहा कि सियासी जो सूरत हाल है वो काफ़ी ख़राब है और आप इसमें कोई हमारी मदद करें। और बकौल DGISPR के तब जनरल बाजवा साहब ने मुलाकात की। दरमियानी रास्ता जो था वो ढूंढने के लिए वज़ीर आज़म हाउस गए, उन्होंने वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात की और 3 ऑप्शंस पे वहाँ बात हुई जिसका जिक्र इमरान खान साहब भी कर चुके हैं। वो 3 ऑप्शंस थे कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे वोटिंग हो, वज़ीर आज़म साहब का इस्तीफ़ा, और फिर असेंबलीज़ जो है वो तहलील करके नए इलेक्शंस कॉल किए जाएं। और ये तीनों ऑप्शंस वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के साथ डिस्कस करने के बाद यही ऑप्शंस बाजवा साहब ने पहुंचाई PDM को, ऑपोजिशन को उनसे डिस्कस किया गया, मगर वो दिलचस्पी नहीं रखते थे कि कोई और इस वक्त ऑप्शन जो है उसको एक्सप्लोर किया जाए। वो चाहते थे कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है दैट शुड गो अहेड, और बात यहीं ख़त्म हो गई। इसके अलावा जो DGISPR है, आज उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया कि जो आर्मी चीफ हैं जनरल बाजवा, वो एक और एक्सटेंशन जो है उसमें कोई दिलचस्पी नहीं रखते, और ऐसा कोई ऑप्शन जो है ना तो उनको किसी ने ये ऑफ़र दी है, ना वो इसको एक्सेप्ट करेंगे, और नवंबर 2022 में वो रिटायर हो जाएंगे। इसके साथ साथ जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी थी उसके एलामिया के हवाले से भी बात की। फ़ौजी तर्जुमान ने एक दफ़े फिर कहा कि एलामिया जो था उसके अंदर इंटरफेरेंस का जिक्र ज़रूर है, मगर ना तो कोई साजिश है और ना ही ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। इस सारे मौजू के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं उवैस तौहीद साहब, सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। शहजाद चौधरी साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। आपने भी सर प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी, उस वक्त से उस पर बहस भी चल रही है। किस तरह देख रहे हैं सर आप इसको? आफ्टर ऑल मिलिट्री लीडरशिप की तरफ से ये पिछले 1-2 दिनों में कोई दूसरी दफ़े हम कह सकते हैं पैगाम आया। इससे पहले फॉर्मेशन कमांडर्स की मीटिंग हुई थी, उसके बाद भी एक बहुत क्लियर कट प्रेस रिलीज इशू की गई थी। जी, मेरा ख्याल है इसका तनाजुर जो है वो तो जो सियासी सूरत हाल मुल्क की रही है पिछले 2-3 हफ्तों में, उसके कॉन्टेक्स्ट में ज़रूरी था कि DGISPR आके अपनी पोजीशन को वाज़े करते, फ़ौज की इदारे के तौर पे पोजीशन को वाज़े करते। तो वो उन्होंने किया, बड़ा अच्छा काम किया, क्योंकि ज़रूरत महसूस हो रही थी। आपको पता है कि फ़ौज को फिर से सियासी मामलात के अंदर और सियासतदान और सियासी पार्टियाँ घसीट रही हैं और मुख्तलिफ़ तरीके से मुख्तलिफ़ आरा के तौर पर उसको पेश किया जा रहा है। तो मेरा ख्याल है उसकी नफ़ी करना ज़रूरी था, क्लैरिटी देना ज़रूरी था। एलामिया की बात आपने ज़िक्र किया, उसके बाद फिर वो जो मरासला था उसका ज़िक्र हुआ, रूस के विज़िट का ज़िक्र हुआ, अड्डों की बात हुई। तो मेरा ख्याल है ये वो तमाम चीज़ें ऐसी थी जो कि ज़रूरी था कि फ़ौज का जो पर्सपेक्टिव है, क्योंकि उस पर हमारे यहाँ एक सियासी तफरीक और एक माशरती तफरीक पैदा हो रही थी। तो इन मामलात में फ़ौज का क्या किरदार है, क्या रोल है,
किस तरीके से मामला हुए, फिर 9 अप्रैल के जो मामला थे उसके ऊपर जो आपने अपने इब्तदाइये में जिक्र किया, तो मेरा ख्याल है कि ये तो वाज़ेह तौर पे चीज़ें सामने आ गई हैं और अब इसको यहीं छोड़ देना चाहिए। हम फ़ौज को बारहा घसीटते हैं अपने मामलात में, सियासी मामलात में। हमारे यहाँ सियासी पोलराइजेशन इस हद तक है और इस हद तक एक कल्ट की किस्म की सियासत है कि जो फॉलोअर्स हैं एक कैंप के, वो बस उसी को मानने के लिए तैयार हैं, जबकि दूसरी साइड के जो फॉलोअर्स हैं वो अपने तौर पर फ़ौज ने पिछले 5 साल में सिवाय बुरा भला और एक मलाइन होने के यही सहा है दोनों अतराफ से। तो मेरा ख्याल है कि अब तो कम से कम छोड़ देना चाहिए। 14 साल की जमहूरियत अब आपने कर ली और भी इंशाल्लाह आगे करेंगे। वो भी उन्होंने कह दिया कि हम कोशिश, जब तक आप खुद उसको खींच के नहीं लाएंगे अपने बीच में, फ़ौज इससे दूर रहना चाहती है। शहजाद साहब, बट सर कुछ लोग इसका पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि आपने भी अब उसी का जिक्र किया कि पहले जब पीडीएम इनिशियली बनी तो जिस किस्म की तकारीर हुई, जलसों में जो बात की गई, वहाँ मिलिट्री लीडरशिप को नाम लेके टारगेट किया गया। इस वक्त जो है ज़रा हम कह सकते हैं एक मुख्तलिफ इनडायरेक्ट तरीके से मिलिट्री लीडरशिप को सियासी मामलात में घसीटा जा रहा है। सर, कैन वी ड्रॉ पैरेलल है? देखिए, कब नहीं किया गया, कब नहीं किया गया, कब जनरल मुशर्रफ का जिक्र हमारी बहसों में नहीं हुआ, कब मार्शल लॉ का जिक्र हमारी बहसों में नहीं हुआ, कब ये जिक्र नहीं हुआ कि फौज ने यूसर्प की पावर और यूसर्पर है क्या और तो उसने माफ करिएगा सर, आपकी बात यहाँ काट रही हूँ, बट क्या हम डिफ्रेंशिएट ना करें? मार्शल लॉ में तो सर फौज डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है, यहाँ तो इस तरह की कोई सूरत हाल है, मगर फिर भी डिस्कशन हो रही है। कैन वी से कि वो एक ही चीज़ है? देखिए जो आपका निज़ाम है, हर कोई उसी एक निज़ाम से आता है। अब वो निज़ाम क्या है, उसको किस तरह शफाफ बनाना है, किस तरह बेहतर बनाना है, ये हम सब पे मुनहसर है। हम ये नहीं कह सकते कि एक निज़ाम जो था वो बिल्कुल बहुत बेहतरीन था, जिसके अंदर से कि होके कोई और एक सियासी पार्टी हुकूमत में आई, और जब एक और पार्टी आई तो किसी और निज़ाम से होके आई। सब एक ही निज़ाम से आते हैं। वहाँ पे आप कभी अदालत का असर रसूख देखते हैं, कभी रिटर्निंग ऑफिसर्स का देखते हैं, कभी कोई होता है, कभी फौजी बाहर खड़े होते हैं टेंट से, कभी अंदर खड़े होते हैं। तो मुझे नहीं समझ आती कि हम कब एज अ कौम अपने ऊपर भी कोई थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और इन्हिसार रखेंगे कि भाई हम बेहतर हैं, बेहतर देन व्हाट वी टेल आवरसेल्व्स टू बी। तो अगर हम थोड़ा सा भी बेहतर अपने आप को जान लें, तो शायद ये जिस किस्म की हम एस्पर्शंस कास्ट करते हैं, हम खदशात का इजहार करते हैं, शायद वो कम होके हमारी सियासत भी ज़्यादा फोकस हो जाए उन चीज़ों की तरफ जहाँ पे इसको रहना चाहिए। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ ताकत के हसूल की सियासत है। सियासत काम का नाम नहीं है, सियासी कामों का नाम नहीं है, बस सिर्फ डेवलपमेंट फंड्स हैं और ताकत का हसूल है। मेरा इससे बढ़ के सियासत होती है। तो बहरहाल ये एक बहुत लंबी बहस है, आपका प्रोग्राम इसका मुतहम्मिल नहीं है। तो बुनियादी बात यही है कि ये हमेशा होता रहा है, होता रहेगा। मैं तवक्को करता हूँ कि आइंदा ना हो, अल्लाह करे कि आइंदा ना हो। और फौज की ज़रूरत, एक और चीज़ बुनियादी, मैं एक और चीज़ ऐड कर दूँ, छोटी सी बात ऐड करता हूँ। मेरे हिसाब से पाकिस्तान की 75 साल तारीख में 4 एलिमेंट्स हैं जो कि आपकी हुकूमत साजी या हुकूमत को रन करने का जो अंदाज़ है, जो तरीका है, जो हमारा निज़ाम है, उसका हिस्सा रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी, सियासतदान तो है ही हैं, ब्यूरोक्रेसी, उसके अलावा अदलिया, और फिर उसके बाद फौज। फौज ना चाहते हुए भी क्योंकि इसका हिस्सा रही है, तो जब भी कोई ना कोई काम, कहीं अपना काम गलत कर रहा होगा, दूसरे 2 आ जाएंगे बीच में। तो इसका बेहतर तरीका ये है कि सियासतदान जब तक अपना काम ठीक करेंगे, बाकी किसी को उनके काम में खलल डालने की या अंदर आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उवैस साहब, सर ऑब्वियसली शहजाद चौधरी साहब यही फरमा रहे थे कि काफ़ी एक क्लियर पैगाम गया है फ़ौज की तरफ से। पर सर माजी में भी पैगामात हमने देखे हैं इस तरह के जाते हुए, मगर जहाँ तक सियासी जमातें या उनके सपोर्टर्स का ताल्लुक़ है, कि आपके ख़्याल में आज जो पैगाम गया है ये काफ़ी होगा जिस किस्म की पोलराइजेशन है हमारे मुल्क में? आफा, शुक्रिया। देखिए, एक बहुत ज़रूरी था कि ये पैगाम आए इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, फ़ौज की तरफ से और मेजर जनरल इफ्तिखार बाबर साहब की तरफ से काफ़ी क्लैरिटी के साथ आया है। बोल्ड मैं कहूँगा आज सवालात के जवाबात दिए हैं जो अमूमी तौर पर काफ़ी ग्रेस किया जाता था, लेकिन हर तरह के सवालों को इन्वाइट किया और हर तरह के जवाबात दिए, और उसमें तरह तरह के सवालात थे। लेकिन आज के पैगाम से जो सवालात के जवाबात मिले हैं DGISPR की तरफ से, उससे तो बहुत बड़ा
डेंट पड़ा है इमरान खान साहब के साबिक वज़ीर आज़म के बयानिए में, यानी कि उसमें ये कह दिया कि जी कंस्पिरेसी का लफ्ज़ शामिल नहीं है। उस डिप्लोमेटिक केबल के अंदर अमेरिका ने फौजी अड्डे किसी भी सतह पे नहीं मांगे, अगर मांगे होते तो हम भी एब्सोल्युटली नॉट कहते। फिर उसके बाद चेंज इन गवर्नमेंट जो था, उन्होंने कहा एक नॉर्मल एक कॉन्स्टिट्यूशन या पॉलिटिकल प्रोसेस के जरिए हुई है, और जिस तरीके से इमरान खान साहब ने एक एग्रेसिव बयानिया लिया है अरफा, वो तो काफी खतरनाक है। जिस पोलराइजेशन की आप बात कर रही हैं, जिस बट इंतशार वैसा की भी आप यहाँ बात सवाल तो यही है ना कि क्या जो बात DGISPR साहब ने की है, क्या वो काफ़ी होगा जो इस वक्त इमरान खान साहब के सपोर्टर्स हैं, या इमरान खान साहब जो एक अवामी तहरीक अब शुरू करने लगे हैं, क्या सचमुच आज की जो बात हुई है उससे वो जो बात करें उनके सपोर्टर्स, उसमें कोई आपको लगता है कि वो कमज़ोर पड़ जाएंगे, उनकी आवाज़ कमज़ोर पड़ जाएगी? देखिए, जहां तक मेरा ख्याल है, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन जो पॉपुलर बेस सपोर्ट है वो इस्टेब्लिशमेंट की और खान साहब की, उसमें ज्यादा फर्क नहीं है। खान साहब नौजवानों को लेकर आए हैं, लेकिन मिडिल क्लास है, अर्बन ज्यादा है, और खासतौर पे नॉर्थ वेस्ट खैबर पख्तूनख्वा के बहुत लोग हैं जिन्होंने 9/11 के बाद भुगता उस दहशतगर्दी की मुहिम में, और सफर भी बहुत किया। और इमरान खान साहब उसी 9/11 के बाद की पौध को या जनरेशन को एड्रेस करते हैं, लेकिन इस बयानिए को लेके कि उनका अमेरिका ने एक साजिश करके अपोजिशन के रहनुमाओं के साथ मिलकर गठजोड़ करके उनको हुकूमत को टॉपल करने की साजिश की, वो तो आज बिल्कुल गलत साबित हो गया। दूसरी बात ये कि खान साहब ये एक तल्ख हकीकत है, खान साहब अपनी दौरे हुकूमत के अंदर जो स्ट्रेंथ हासिल करते रहे, जो ऑक्सीजन हासिल करते रहे, वो एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट से करते रहे। या एस्टैब्लिशमेंट ये समझती थी कि खान साहब आएंगे तो स्टेबिलिटी आएगी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी, और शायद माजी की हुकूमतों की तरह उनके रवैये ना हो। लेकिन खान साहब की गवर्नेंस को लेके, उनकी जो महंगाई का मामला था, माशी मसाइल थे, बुजदार साहब का मामला था, और फिर साल भर से खान साहब का अमेरिका के खिलाफ जो एक बयानिया था, यानी कि विलियम बर्न्स को नहीं मिले जो CIA के डायरेक्टर थे, वेंडी शर्मन जो है उनका डिप्लोमेटिक जो उनका जो था वो डाउनग्रेड कर दिया जब वो यहाँ पर आई। इसी तरीके से वो डिप्लोमेसी समिट के अंदर नहीं गए, बीजिंग ओलंपिक्स के अंदर गए। तो इसका मतलब ये है कि खान साहब ट्रम्प के साथ तो ठीक थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनका कैरिज्मा, या अगर मैं क्रूड वर्ड यूज करूं कि उनका जो एक एरोगेंस है और सेल्फ रिस्पेक्ट है और डिग्निटी, हम जानते हैं क्रिकेटिंग करियर के मैं अरफा इसको बस कंप्लीट कर लूं, तो मुझे ये लगता है कि आज जी सर, वेरी क्विकली, आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम। हाँ जी, आप पूछ लीजिए, आप दूसरे मेहमान से पूछ लें। जी शहजाद साहब, सर अवैस तौहीद साहब का ये ख्याल है कि बहुत कमज़ोर पड़ जाएगा इमरान खान साहब का बयानिया, पर सर वही वाली बात के जो एक सपोर्ट बेस है वो उनकी इस वक्त इतनी चार्ज लग रही है। पेशावर में जो गुज़िश्ता रोज़ जलसा हुआ, क्या सचमुच, और ऑब्वियसली उन्होंने अवामी तहरीक भी चलानी है, वो हुकूमत को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, इलेक्शंस कॉल करना चाहते हैं, काफ़ी होगा या नहीं आज का जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी? जी आरिफा, देखिए मेरे ख्याल में हम पोलराइज पॉलिटिक्स से एक डिग्री या काफ़ी डिग्रीज ऊपर जा चुके हैं। अब हम चले गए हैं कल्ट पॉलिटिक्स के अंदर। तो पोलराइज पॉलिटिक्स को तो फिर कोई एक निज़ाम संभाल लेता है, कल्ट पॉलिटिक्स को कौन संभालेगा? अब जहाँ कल्ट पॉलिटिक्स हो रही हो वहाँ पर तो दूसरी तरफ, दूसरी साइड काजिब है और आप हक पे हैं दोनों तरफ से। तो जब इस किस्म की सियासत हो तो उस सियासत में कोई रैशनैलिटी नहीं रहती। तो आपका ये सवाल, बुनियादी सवाल, कि क्या आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस ने उन लोगों को जो न्यूट्रल थे, जो बीच में थे, जो दरमियान में थे, जो ना एक इसका हिस्सा थे ना उसका हिस्सा थे, उनको तो एक वाज़ेह पैगाम दे दिया कि ये इनका कहना है, ये उनका जवाब है, और वो उनमें से बहुत सारे शायद उसको मानेंगे, उसके ऊपर एक रैशनलाइज तरीके से उसको एनालाइज करेंगे। लेकिन अगर आप ये तवक्को कल्ट पॉलिटिक्स वालों से कर रहे हैं, चाहे वो इस तरफ के हैं चाहे उस तरफ के हैं, तो फिर तो मेरा ख्याल है कि वी आर टोटली लॉस्ट, बिकॉज वो नहीं मानेंगे। मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब के कैंप में से किसी किस्म की उनके नैरेटिव में कोई तब्दीली आएगी। उन्होंने एक नैरेटिव बड़ा सोच समझ के बिल्डअप किया है, उस नैरेटिव को लेके पहले उन्होंने सेल किया है,
अपनी तकरीरों के अंदर, और फिर उसके बाद गवर्नमेंट छोड़ी है, और अब गवर्नमेंट छोड़ने के बाद उसको बारहा रिपीट कर रहे हैं। देखिए ये वो चीज़ है, चाहे वो सही है या गलत है, अब उस पे उस बुनियाद पे एक इतना बड़ा पहाड़ बन चुका है कि उस पहाड़ को अब सिवाय देखने के और उस पर यकीन करने के, अब जो लोग कर देख रहे हैं उनके पास और कोई चारा नहीं है। बदकिस्मती है हमारी इस मुल्क की बिल्कुल सियासत की, सही। इसलिए मैं कहता हूँ हम बहुत मुश्किल में फंस चुके हैं अपनी सियासी हालात के अंदर। बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे पेशावर में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का गुज़िश्ता रोज़ जलसा हुआ। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे गुज़िश्ता रोज़ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पेशावर में जलसा हुआ, और जो अवामी तहरीक जिसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिक्र कर रही है, उसकी जो ये शुरुआत थी, अब तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी और हुकूमत के गिरने के बाद ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पहला जलसा था। और अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ कि वहाँ जो लोग थे और अवाम की जो शिरकत थी, तो मेरे ख्याल में सब लोग यही कह रहे हैं कि वो एक खासा कामयाब जलसा था। इसके साथ साथ इमरान खान साहब की भी ये पहली पब्लिक अपीयरेंस थी जब से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो कामयाब हुआ है उनके ख़िलाफ़। उन्होंने वहाँ एक तकरीर की, मगर तवक्को के मुताबिक उन्होंने ज़िक्र तो वहाँ किया जो अमरीकी साजिश है, जो ऑब्वियसली अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो नई हुकूमत को अब मजबूर करेंगे कि वो जल्द से जल्द इंतखाबात करवाएं। अदलिया के हवाले से भी इमरान खान साहब ने बात की, उसको तनकीद का निशाना बनाया, मगर उन्होंने कोई ख़ास अपनी जो हुकूमत की अचीवमेंट्स हैं उनका जिक्र नहीं किया। सारा फोकस जो था वो अब अवामी तहरीक, साजिश और आने वाले दिनों में जो उनकी एक स्ट्रैटेजी रहेगी, इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तैमूर सलीम झगड़ा, वज़ीर ख़जाना है खैबर पख्तूनख्वा। वेलकम टू द शो सर। जी सर, बताएं कि अस्सलाम वालेकुम, कैसा जो जलसा था उसको एज समबडी, ऑब्वियसली आपने तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पहले भी जलसे देखे हैं खैबर पख्तूनख्वा में, वर यू सरप्राइज्ड बाय द साइज ऑफ इट, या आपके ख्याल में ये जितना आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, जितनी आपकी ऑर्गेनाइजेशन थी, उतना ही लोग उसी हिसाब से आए? देखिए, हमें पता था कि हम जितनी भी बड़ी जगह ढूंढें, चांसेस ये हैं कि उससे ओवरफ्लो होगा, ज़्यादा लोग आएंगे। और माशाल्लाह पेशावर के लोगों ने कल तारीख बनाई है। ये सरप्राइजिंग इसलिए नहीं था कि पिछले 2 हफ्तों में ये स्नोबॉल इफ़ेक्ट हमें नज़र आ रहा था। 27 तारीख को जब खान साहब ने कॉल दी परेड ग्राउंड की, तो पूरा केपी पेशावर इस्लामाबाद मोटरवे पे ब्लॉक हुआ, जलसागाह पहुंचा ही नहीं। पिछले इतवार को जो ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट्स पूरे मुल्क में हुई, वो पेशावर में मैंने ख़ुद विटनेस की। मुझे एक हमारे वर्कर ने फ़ोन किया, मैं अपने वर्कर्स को पिक करने जा रहा था। वहाँ उसने कहा कि पेशावर प्रेस क्लब जहाँ पे प्रोटेस्ट करना है वो भरा हुआ है, ना कोई एमपीए है ना कोई एमएनए है, और लोग जो है वो रात के 1 बजे तक हिलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और इसी तरह जो कल प्रोग्राम हुआ था आपने खासा कामयाब कहा, मैं आपको गारंटी करता हूँ कि इसका कभी 1/4 हिस्सा भी जो है वो क्राउड नहीं आया। और अगर हम डबल जगह रखते तो तब भी वो सारी जगह फिल हो जाती। ये पहली बार लाखों में खैबर पख्तूनख्वा में लोग निकले हैं, ख़ुद निकले हैं, किसी एमपीए ने किसी एमएनए ने नहीं निकाला। और 90% लोग पेशावर के थे, और फिर उससे डबल लोग पहुँचे ही नहीं। और क्यों? क्योंकि खान साहब ने एक विज़न दिखाई है अभी, जिसकी ये कौम बहुत टाइम से बेखताब थी, और वो है ख़ुददारी की, जिसमें फ़ॉरेन कंस्पिरेसीज़ की, साजिशों की कोई जगह ना हो, बैरूनी मुदाखलत की कोई जगह ना हो। तो मेरे ख़्याल में वो जो खान साहब का मैसेज है उसने कौम की इमेजिनेशन को कैप्चर कर चुका है। और वैसे ही जो मौजूदा अभी पार्लियामेंट का बचा हुआ जो भी रह गया है, वो 2018 के विल को तो रिप्रेजेंट नहीं करता। कौन सी जमहूरियत में जब 340 में 160 सीटों की पार्टी को डी-सीट किया जाए तो 80 और 50 और 10 और 5 और 4 और 3 और 1 और फिर 22 लोटे कौम की तकदीर का फ़ैसला करते हैं, अपनी मर्ज़ी की गवर्नमेंट बनाते।
ऐसे वक्त में जमहूरियत इलेक्शन ही जाती है। और यही कल खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का मुतालबा था और खान साहब का मुतालबा था कि अब टाइम हो गया है दोबारा अवाम से मैंडेट लेने का, फौरी इलेक्शन का। बट झगड़ा साहब, सर ऑब्वियसली जैसे आपने कहा कि बड़ा जलसा था इतवार के रोज़ भी, मेरे ख्याल में बहुत कम लोग होंगे जो डिनाई करेंगे कि लोग निकले, पर सर ये हमने पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़े नहीं देखा है कि एक जब है वो मकबूल भी होती है, वो सड़कों पे लोग भी निकाल सकती है। पीडीएम ने भी ये कोशिश की, उससे पहले 2014 में आप लोगों ने ये कोशिश की। इलेक्शंस इतनी आसानी से होते नहीं हैं। आप लोग इस वक्त क्या समझ रहे हैं कि सिर्फ ये जलसे बड़े बड़े करके शहरों में आप कैसे फोर्स करेंगे एक हुकूमत को कि वो इलेक्शंस करे? देखिए, बहुत बड़ा फ़र्क है मेरे ख्याल में 2014 में भी जहाँ पे इलेक्शंस में धांधली हुई थी और अभी। अगर आप सिर्फ नंबर्स को देखें, और मैं मीडिया से रिक्वेस्ट करूँगा ये फैक्ट सामने लाए, 2014 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सही या गलत 30-35 सीटें जीती थी। अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी सीटें थी, जो दूसरी नंबर की पार्टी थी नून लीग, उसकी तकरीबन उसकी आधी सीट्स थी। हम किस मुंह से कह सकते हैं कि जो तकरीबन एक सिंपल मेजॉरिटी की पार्टी को डी सीट करके, और हमें पता है कि जब इंडिविजुअल एमपीएज एक पार्टी से दूसरी पार्टी पे जाते हैं तो क्यों जाते हैं। मुझे ख़ुद फ़ोन नहीं आया जब खैबर पख्तूनख्वा में ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, मैं शॉक्ड था, लेकिन आया। हमारे बहुत से एमपीएस को आया तो ये उनके ज़मीर जाग रहे थे। फ़ख्र है कि वो हमारे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में खैबर पख्तूनख्वा के एमपीएस ने वाकई अपने ज़मीर को कायम रखा, राइट। तो जो अभी फ़र्क है, और जो मेरे ख्याल में अगर आप इतवार की रात को देखें और अगर आप इस जलसे को भी देखें, ये पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार हुआ है, या शायद जो एंटी अयूब प्रोटेस्ट थे उसके बाद पहली बार हो रहा है कि एक पॉलिटिकल इशू, ये प्रोटेस्ट ये एक पॉइंट ज़रूरी है। मैं 30 सेकंड 30 सेकंड मांगूंगा। पॉलिटिकल इशू पे पहली बार लोग खुद से निकल आए हैं, ये कभी नहीं हुआ। यहाँ पे मार्शल लॉ लगा है, यहाँ पे गवर्नमेंट्स ओवरटर्न हुई है, मिठाइयाँ बांटी गई हैं, कभी पॉलिटिकल इशू पे लोग निकले नहीं हैं सड़कों पे। बहुत बड़ा फ़र्क है। बिल्कुल सही जी। नाजरीन, तैमूर झगड़ा साहब से गुफ्तगू जारी रखेंगे, बट शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं तैमूर सलीम झगड़ा साहब से, और हम उनसे बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अवामी राब्ता मुहिम शुरू हो रही है। झगड़ा साहब, आपने सर जिक्र तो कर दिया पेशावर निकला भी, बट सर वही सवाल है कि किस तरह आप इलेक्शंस फोर्स करेंगे। और सर जो आज DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जो उन्होंने सवालों के जवाब दिए हैं, तो उस पर बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि जो आपका साजिश का बयानिया था उसको तो उन्होंने, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना, बिल्कुल डिमोलिश कर दिया है। 3 बातें। इलेक्शन देखें, जब 2 सीटों की मेजॉरिटी हो, 22 लोटे हो, 10 पार्टियां हो जिनमें मिनिस्ट्रियों की बंदर बांट हो, और जो सबसे बड़ी पार्टी हो वो मैंडेट वाली पार्टी का आधा हिस्सा हो, तो ये कौन, और लोग जो हैं वो तारीख़ में, पाकिस्तान की तारीख़ में आज़ादी के बाद पहली बार ख़ुद से निकल रहे हो एक पॉलिटिकल इशू पे, और जब उसी असेंबली से 130-140 लोग रिज़ाइन कर दें, तो ये कहाँ का मैंडेट है? सर वो इलेक्शंस कह रहे हैं करवा लेंगे, अभी तो वो एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे रेजिग्नेशंस। वही तो सबूत देता है, जो वो रेजिग्नेशंस को टाल रहे हैं, जो वो पहली तकरीर से पॉपुलिस्ट वादे करते हैं और अगले दिन उनको वापस लेते हैं। उनको ख़ुद नहीं पता कि क्या करना है। महंगाई पे उन्होंने जो है वो एक साजिश की हुकूमत को निकालने की, और फिर पहले दिन आके अगर पैसे नहीं है तो आप तनख्वाहें पेंशन्स कहाँ से बढ़ा रहे हैं, राइट। मुझे तो कोई सर पैर की समझ नहीं आई। और फिर अगर इशू इकॉनमी का है तो आप पहले दिन निकल के इस्लामाबाद मेट्रो पास, कोई इस मुल्क का सबसे बड़ा इशू है। एक तो ये हो गया। दूसरा, आपने ISPR का कहा, देखें ISPR की मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी नहीं, हमारी मीटिंग थी, लेकिन 2 बातें जो है वो मैं कहना चाहूँगा। एक तो ये कि अफवाज पाकिस्तान की हम इज़्ज़त करते थे,
हैं और रहेंगे। उनकी जो कुर्बानियाँ हैं, और हम अपने वर्कर्स को भी कहते हैं कि प्लीज़ वो जो है जो कौम की स्पाइनल कॉर्ड है, उनकी इज़्ज़त का ज़रूर ख्याल रखें। दूसरी चीज़ ये मैंने ज़रूर सुना है कि DGISPR ने कहा है और उन्होंने कंफर्म किया है कि मुदाखलत हुई है। एक इंडिपेंडेंट मुल्क के इंटरनल अफेयर्स में, और यहाँ इंटरनल अफेयर्स नहीं, हम गवर्नमेंट को गिराने की बात कर रहे हैं। हमने एक डिमाशे जारी किया। साजिश नहीं हुई, वो कहते हैं उन्होंने मुदाखलत जरूर है, बट साजिश को वो डिनाई करते हैं सर। हाँ। साजिश तो जब एक इंडिपेंडेंट जुडिशल कमीशन बैठेगा तो पता चलेगा कि किसने साजिश की है नहीं की। आप मुझे ये कंप्लीट करने दें, इम्पोर्टेंट है। जी सर। मेरे ख्याल में किसी भी इंडिपेंडेंट मुल्क के इंटरनल अफेयर्स में मुदाखलत करना साजिश है। एक गवर्नमेंट को गिराने की धमकी देना साजिश है। आप मुझे खुद बताएं, ये कहना कि अगर इमरान खान की गवर्नमेंट नो कॉन्फिडेंस में गिर जाए तो सब कुछ माफ़ हो जाएगा, अगर ना गिरे तो देयर विल बी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस, संगीन नताइज होंगे। इसको आप खुद ही बता दें कि ये क्या है। और फिर जब उसी में 22 लोटे मुलव्वस हो जाएं, वो लोग मुलव्वस हो जाए जिन पे 40-40 अरब के केसेस हैं, तो आप खुद बताएं कि ये क्या है। और जब आप याद है, एक बार जब ट्रंप ने बयान दिया था, इमरान खान साहब की ट्वीट निकालें और अभी दिखाएं, और फिर ये मुझे बताएं कि हमारे जो करंट इलेजिटिमेट गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने खुद से क्या जवाब दिया है। जो कल इंडिया और अमेरिका की जॉइंट डू मोर की कम्युनिके आई है, तो फिर आप मुझे खुद बताएं और अवाम बताएं कि ये साजिश है या साजिश नहीं है। जब रात को 12 बजे अदालतें खुलती हैं, वो जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रिव्यू पिटिशन के लिए भी खुलती। ये फैसला अवाम जो है सबके सामने है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारा निकाला। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम। हर पीर से जुमे अपना पसंदीदा शो न्यूज़ वाइज YouTube पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करना मत भूलें। बेल आइकॉन को प्रेस करें।